Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. Good evening and welcome to the Sunday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic and business news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, on mutual funds and matters related with them. The numbers to call us on are 2331 4444, 2342 1050 or 2331 0464. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Subodh Mishra. नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फ़ोन कर सकते हैं 2331-4444, 2342-1050 और 2331-0464। दिल्ली से बाहर के श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 डायल करें। आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट आकार रस्तोगी। आकार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। वार्म वेलकम आकार। थैंक यू। पहले हेडलाइंस के साथ राजेश। Domestic benchmark indices jump over 1.5% last week. Markets to focus on MPC meet and corporate earnings for Qs next week. GST collection rises 12.3% in January to 1.95 lakh crore rupees. And global crude oil prices decline over 2% this week. Brent falls below $77 a barrel. पिछले हफ्ते शेयर बाजार के सूचकांक 1.5% से ज्यादा उछले। अगले हफ्ते बाजार का फोकस एनपीसी मीटिंग और कंपनियों की आमदनी पर रहने की उम्मीद। जनवरी में जीएसटी संग्रह 12.3% बढ़कर 1,95,000 करोड़ रुपए हुआ और कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में इस हफ्ते 2% से ज्यादा की गिरावट ब्रेंट $77 प्रति बैरल से नीचे पहुंचा। Domestic markets rose last week after benchmark indices ended flat in a special trading session on Saturday. The markets were open on Saturday due to the presentation of the Union Budget. The Sensex at the Bombay Stock Exchange jumped 1,316 points or 1.7% during the week to close at 77,506 yesterday, and Nifty gained 390 points or 1.7% to end at 23,482. Meanwhile, RBI's Monetary Policy Committee or MPC meeting outcome, corporate earnings and FII's activity will decide the direction of domestic markets next week. The RBI's rate setting or MPC is scheduled to meet later this week. The market participants will also keep a keen eye on corporate earnings. A total of 748 companies are set to release their quarterly earnings this week. Notable ones to watch include Asian Paints, Titan, Airtel, SBI, ITC, Britannia, LIC, Power Grid, Tata Power, Torrent Power, Swiggy, M&M, NHPC, Oil India and others. चलिए, कॉलर हमारे साथ इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली से आशीष हमारे साथ हैं। आशीष, स्वागत है आपका। सवाल पूछें। गुड इवनिंग मार्केट मंत्र। गुड इवनिंग। दिस इज आशीष फ्रॉम दिल्ली। सर, ये मार्केट मंत्र में से मैं देखता हूँ मैं कि लोग अक्सर कई बार 2-3 क्वेश्चन पूछ लेते हैं जी। तो सर बाकी लोगों को शायद मौका ना मिल पाता हो, तो हर एक आदमी को एक क्वेश्चन की लिमिट रखनी चाहिए। जी, आज आप कुछ पूछना चाहते हैं? सुझाव ठीक है। बस ये सुझाव था सर। थैंक यू। Okay. Joining us from Jaipur is Amit. A warm welcome, Amit. Amit, can you hear us? हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते, सवाल पूछें अपना।
सर मेरे को करीब 10 साल के लिए एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करनी है, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि इसके लिए मेरे को प्योरली किसी लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या किसी फ्लेक्सी कैप फंड का चयन करना चाहिए सर? अमित जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगा कि आपने जो शुरुआत करी कि आप लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो आप बिल्कुल मत करिएगा। हमेशा जब भी आप इक्विटी में निवेश करें तो भले ही आपके पास एक मुश्त पैसे इकट्ठा हो चुका हो, हमेशा उसको एक पीरियड ऑफ टाइम पे स्प्रेड करके तोड़ तोड़ के लगाइए। उससे देखिए होता ये है कि जो इक्विटी मार्केट्स है वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होती है और हमारे को नहीं पता कि वो कुछ दिनों के बाद नीचे आएंगी या ऊपर जाएंगी शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में हम लोग इजीली कह सकते हैं कि ऊपर जाती है, बट शॉर्ट टर्म में बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होती है। तो अगर अभी आपने जैसे मान लीजिए एक लमसम अमाउंट लगा दिया और भगवान ना करे आपका पैसा लगाने के बाद ही कुछ एक आध महीने के बाद अगर मार्केट एकदम से क्रैश हो गया, तो उस वक्त एक बहुत ही बेचैनी सी हो जाती है, एक एंग्जाइटी हो जाती है, क्योंकि अगर आप अपना 1 लाख रुपया 10 लाख रुपया आपने इन्वेस्ट किया है और उसकी वैल्यू एकदम से गिर के कुछ 9 लाख रुपए 9.5 लाख रुपए हो जाए, तो जाहिर सी बात है किसी का भी दिल घबरा जाएगा। और उस वक्त फिर हमको ये लगता है कि जो भी बचा है वो निकाल के हम लोग मार्केट से निकल जाते हैं और वहीं पे हमारे लॉसेस परमानेंट हो जाते हैं। तो सबसे पहले मेरी सलाह ये रहेगी कि आप लमसम ना लगाए, आप इसको कम से कम अगले 2 सालों में 1.5 से 2-2.5 सालों में अपने पैसे को इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में स्प्रेड करके इन्वेस्ट करें। और दूसरी बात रही कि आपको किस फंड में लगाना चाहिए, अगर आप बहुत ज़्यादा जोखिम नहीं उठाना चाहते और आपने कभी पहले इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं किया, तो फिर आपके लिए बेटर रहेगा कि आप अग्रेसिव हाइब्रिड फंड में निवेश करें। आप ICICI प्रू का इक्विटी एंड डेट फंड में कर सकते हैं, या फिर आप मेराई असेट का भी आप अग्रेसिव हाइब्रिड फंड ले सकते हैं। ये फंड्स की खासियत ये होती है कि लगभग ये 70% पैसा आपका इक्विटीज में लगाते हैं और बाकी का फिक्स्ड इनकम में। तो उससे होता ये है कि जब भी अगर मार्केट में बहुत तेजी से गिराव आता है, तो जो एक फिक्स्ड इनकम का छोटा सा पोर्शन है वो कुशन कर देता है आपके डाउनफॉल को। और वहीं क्योंकि एक आपका जो मेजर भाग है वो इक्विटी में लगा है, तो लॉन्ग टर्म के लिए जो आपके रिटर्न्स है उसमें भी किसी तरीके की कमी नहीं आती और आपको एक अच्छा रिटर्न मिल जाता है 10 साल के हिसाब से। और आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप पहले ज़्यादा इन्वेस्ट कर चुके एक एक्सपीरियंस इन्वेस्टर है, तो आप एक नॉर्मल फ्लेक्सी कैप फंड ले सकते हैं उस केस में। तो मतलब 10 लाख रुपए अगर लगाने हैं तो इसको 2 साल में कम से कम बांट कर लगाएं। हाँ जी, ये टाइम डिपेंड करते हैं कि वो पैसा आपकी ज़िंदगी में आपके लिए कितनी अहमियत रखता है। अगर बहुत अहमियत रखता है तो 3 साल में करें, और नहीं तो जनरली ये कहा जाता है कि देखिए जैसे आपको जितना टाइम लगा है उस पैसे को कमाने में, उसके आधे टाइम में उसको स्प्रेड करें। जी, अगले कॉलर हैं गोरखपुर से नरेंद्र। नरेंद्र, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। नमस्कार सर। नमस्कार मेरा सवाल म्यूचुअल फंड से वैसे नहीं है जी। जो अभी हमारा यहाँ जो बजट पेश हुआ है, तो इसमें जो मान लीजिए कि न्यू रिज्यूम में जो टैक्स स्लैब है उसमें 12,75,000 नौकरी पेशा वालों तक के लिए छूट दिया गया है। जी नहीं, we've lost him, अच्छा। but और वैसे भी हम श्रोताओं को याद दिलाना चाहेंगे कि हम आज का कार्यक्रम म्यूचुअल फंड्स पर है, उसी पर केंद्रित है और हमारे But साथ he उसी can के call एक्सपर्ट tomorrow. हैं। जी, आप बाकी जो अर्थव्यवस्था से और इनकम टैक्स से और बाकी चीज़ों से जुड़े सवालों के लिए आप सोमवार को फ़ोन कर सकते हैं। अगले कॉलर हैं दिल्ली से RS दहिया। स्वागत है आपका, सवाल पूछें। सर नमस्कार। नमस्कार। अपने रेडियो की वॉल्यूम जरा कम कर दीजिए दहिया साहब। ओके जस्ट अ मिनट। My question is that in 2 parts. First is that budget has come very good from stock market point of view. People will have more money to make investment, particularly from middle income group. In spite of that, market did not take any notice of it, and market was almost flat. And second is, I want to ask that if one has to buy one mutual fund scheme with high reward and minimum risk, what is that one scheme? See, firstly, I would say that over the short term, markets are extremely unpredictable. So we cannot entirely say that what happened. And there are multiple factors, there are a lot of factors. And
secondly, your question was on if we have to select one mutual fund which comes with a high reward and minimum risk. To that, I would say that risk and reward both goes hand in hand. So if you are looking for something high reward, then definitely the risk will also be high. And if you are choosing something wherein risk is minimal, the rewards would also be low. So at the same time, just to give you an example, I mean, if we are talking about a high reward fund, we can take the case of small cap funds, which can give you extraordinary returns over the long term. But at the same time, over the short period, they can be extremely volatile. In market periods like 2008, they crashed by almost 60% within a single year. So I would say if you are investing for a long term, maybe you can start with aggressive hybrid funds or a flexi cap fund. So aggressive hybrid funds are comparatively less risky and less volatile than a pure equity fund, which is a flexi cap fund. And flexi cap funds are completely pure equity funds, and they can be volatile over the short term, but over the long term, they would give you decent enough returns. I mean, that's a perfect diversified equity portfolio. And the same goes with aggressive hybrid fund. They will give you slightly less returns than the flexi cap one or the pure equity fund, but at the same time they will be less volatile. Keshav from Delhi joins us now. Keshav, a warm welcome. नमस्कार जी जी केशव बोले। नए ग्राहक को अगर म्यूचुअल फंड खरीदने हो तो कितने कितने फंड शुरुआत में ले सकते हैं और मिनिमम से स्टार्ट करें, और किस तरीके से ये म्यूचुअल फंड में जाना हो तो किस तरीके से हम अपना बैंक के थ्रू भी होता है, बैंक में किसी बैंक में गए उन्होंने मना कर दिया, दूसरे ने बोला ये ठीक है आप इधर आइए इसमें आप ले सकते हैं, क्या उनका कुछ इसमें? केशव जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जैसे जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं तो फिर सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको मिनिमम इतने फंड्स में करना है, और जो एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो बहुत ही कम है। वो आज की तारीख में आप एक 500 रुपये से भी कर सकते हैं, और काफ़ी फंड्स है जिसमें आपको 100 रुपये का भी मिलेगा, और अब तो कुछ फंड्स ऐसे आ गए हैं नवी के इंडेक्स फंड्स जहाँ पे आप 10 रुपये की SIP से भी कर सकते हैं। और नंबर ऑफ फंड्स में शुरुआत के लिए आप एक आध फंड ही पकड़े। आप इनफैक्ट बेहतर यही रहेगा कि जैसे आपने पहले अगर कभी निवेश नहीं करा है, आप एक कोई भी छोटा सा अमाउंट 500 रुपये 1000 रुपये जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो आप वो लीजिए। एक अग्रेसिव हाइब्रिड फंड में जैसे कि ICICI प्रू का इक्विटी एंड डेट हो गया, या DSP का हो गया, मिराय का अग्रेसिव हाइब्रिड हो गया, उसमें इन्वेस्ट करिए। 8-10 महीने इन्वेस्ट करके देखिए कि आपको कितना समझ में आता है। आपको एक अपने आप फिर कॉन्फिडेंस आएगा, आपको अच्छा लगेगा, तो उसमें आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करें। रही बात कि कैसे शुरुआत करें, देखिए 2 तरीके होते हैं। एक तो है कि जैसे कि आपने कहा आप अपने एक नियरेस्ट बैंक में गए, लेकिन समहाउ वो लोग म्यूचुअल फंड्स में नहीं कराते, तो आप किसी दूसरे बैंक में जाइए। नॉर्मली सारे बैंक्स करवाते हैं इन्वेस्ट, और एक शुरुआत करने के लिए जो बेस्ट पार्ट रहता है कि वो आपको डॉक्यूमेंटेशन में और जो एक इनिशियल पेपर वर्क होता है, KYC होता है, उसमें आपकी सहायता कर देंगे। और किसी कारणवश अगर ऐसा होता है कि आपको ऐसा कोई सा नहीं मिल पाता है, तो फिर आप AMFI को गूगल पे लिखिएगा, उनकी वेबसाइट आएगी, और वहाँ पे आप अपने एड्रेस का पिन कोड डाल के जो भी एकदम आसपास म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स है आप उनकी डिटेल्स निकाल सकते हैं। आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो आजकल काफ़ी सारी मोबाइल पे फिनटेक ऐप्स भी आ गई है, आप उनके जरिए भी निवेश कर सकते हैं। जी कोलकाता से अतनु साहा हमारे साथ हैं। अतनु, स्वागत है आपका, सवाल पूछे। हाँ, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, मैं क्वेश्चन सर, what is mutual fund scheme? What is mutual fund scheme? And do you have any educational mutual fund which is sir enlisted and listed company or affiliate a particular related with educational company? Thank you, sir. So, as per say specifically investing in education related companies, I don't remember any name as of now. And going by that, I would say that even if it would be a sectoral fund. And usually one should avoid investing in sectoral funds simply because of the reason that
they are comparatively high on risk, because then you are investing all your money in the same type of companies in particularly one sector. So my advice would be rather that you should invest in a diversified fund which invests in companies of across sectors and of all sizes. For that, maybe you can take up a flexi cap fund. अगले कॉलर है दिल्ली से प्रीतम। प्रीतम, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। जी नमस्कार। नमस्कार। सर पता करना चाह रहा था, कोई भी नया बंदा म्यूचुअल फंड मार्केट से मतलब म्यूचुअल फंड खरीद सकता है, तो वो कुछ उसका प्रोसेस है SIP के जरिए या कैसे, या मिनिमम अमाउंट क्या हो सकता है उसका, कितने टाइम के लिए करना चाहिए? देखिए, जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो जैसे भी मैंने 1-2 कॉल पहले बताया कि मिनिमम अमाउंट आप एक 500 रुपये महीने से भी शुरुआत कर सकते हैं, और कुछ फंड्स है जो आपको 100 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हैं, और नवी एक जो AMC है उनके कुछ इंडेक्स फंड्स जिसमें 10 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हैं। और अभी हाल ही में थोड़े दिन पहले सेबी ने एक कंसल्टेशन पेपर भी निकाला है जिसपे कि बात चल रही है कि फंड हाउसेस को जो लोग पहली दफ़ा निवेश कर रहे हैं उनके लिए शायद 250 रुपये की भी SIP शुरू कर दी जाएगी। तो मिनिमम अमाउंट इसमें काफ़ी कम है, और ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मिनिमम 2 फंड में करना है या एक फंड में। आप एक फंड से शुरुआत करिए। और रही बात टाइम पीरियड के लिए, तो देखिए मेरी सलाह ये रहेगी कि जब भी आप किसी इक्विटी फंड में निवेश करें तो कम से कम आप 5 साल के लिए करें, क्योंकि इक्विटी एक लॉन्ग टर्म असेट है और उसमें एक जो हमारे को प्रॉपर बेनिफिट मिलता है वो मिलने में लगभग इतना टाइम लग जाता है। इससे कम पीरियड में जो है बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी आपको उसमें मिल सकती है। अगर I'll ask this question after we have spoken to Nainesh from Mumbai. A warm welcome. Please go ahead and ask your question. Yes, good evening, sir. Good evening. देखिए सर, मुझे एक क्वेश्चन बेसिक ये है कि अगर हमें मार्केट में एंटर करना है तो बेसिक नॉलेज जो हमें चाहिए जिससे हम पता लगा सकते हैं कि क्या मतलब कैसे हम ज़्यादा कमा सकते हैं इन्वेस्टमेंट से मार्केट में, तो वो क्या है वो मुझे जानना है। क्योंकि मैंने इन्वेस्ट किया लेकिन मेरे सक्सेसफुल हुआ नहीं ठीक से, तो मुझे मालूम नहीं कि क्या चाहिए बेसिक नॉलेज। नैनेश, देखिए मैं ये कहूँगा कि 2 चीज़ें होती है। एक होता है आप ट्रेडिंग करते हैं, एक होता है आप इन्वेस्ट करते हैं। तो जिस तरीके से आपके जो शुरुआती सेंटेंसेस थे उससे मेरे को ये लगा कि आप चाह रहे हैं कि कुछ ट्रेडिंग करके या ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आप मार्केट में कुछ पैसे लगा के या स्टॉक्स में पैसे लगा के उससे थोड़ी सी इनकम बनाए। लेकिन वहाँ पे मैं कहूँगा कि वो बहुत रिस्की हो जाता है, एंड उसके लिए अगर आपको करना है तो मैं कहूँगा कि सबसे पहली चीज़ तो कि आप पढ़िए, उन चीज़ों के बारे में बहुत बहुत पढ़िए, और कभी भी उसमें पूरा पैसा ना लगाए। अगर आपको FNO जिनको कहते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, अभी हाल ही में सेबी ने भी एक रिपोर्ट दी थी जिसमें क्या आता है कि ज़्यादातर लोग ओवर 90% लोगों का जो पैसा है उसमें सिर्फ लॉस ही रहता है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग एक काफ़ी रिस्की चीज़ है, लेकिन अगर आप उसमें करना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा पढ़ के बहुत थोड़ा सा पैसा लगाइए जो कि अगर लॉस होता है तो आपको उससे डर ना लगे। और रही बात इन्वेस्टिंग की, तो देखिए इन्वेस्टमेंट में मैं कहूँगा कि शुरुआत करने के लिए जब तक कि आप ये स्टॉक मार्केट की और स्टॉक्स की नॉलेज पूरी तरीके से गेन नहीं कर लेते, उसके लिए बेस्ट है कि आप म्यूचुअल फंड्स में जाए। म्यूचुअल फंड्स जो ये व्हीकल है ये बेसिकली हम जैसे लोगों के लिए ही बनाए गए कि अगर हमारे को स्टॉक मार्केट का आइडिया नहीं है, हमारे को वो स्किल्स नहीं है, वो नॉलेज नहीं है, लेकिन तब भी हम लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करके इक्विटीज़ का स्टॉक मार्केट का बेनिफिट उठा सके। क्योंकि म्यूचुअल फंड एक पूल्ड व्हीकल होता है जो सब लोगों से पैसे इकट्ठा करके, और वहाँ पर एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर होते हैं जो कि इन सब चीज़ों के डिसीजंस लेता है हमारे बेस पे कि कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, कितना करना है, कब किस स्टॉक को बेचना है। और वहाँ पे उस वजह से हमारे को बिना जानकारी हुए भी इक्विटी मार्केट्स की नॉलेज मिल जाती है। Mahesh from Delhi joins us now. A warm welcome, Mahesh. Hello, good evening, sir. Good evening. Yeah, sir, my question is, though it is early to comment, because I mean yesterday finance minister budget actually जो उन्होंने propose किया है उसमें I mean what is the outcome for the mutual fund industry, and which funds are going to shine, like okay, what is the effect of the budget on the balanced advantage, hybrid, multi and all actually. So I want to just
Mahesh, I would say ki for all the fund categories that you just named, like Balanced Advantage, Multi-Cap, and Flexi-Cap, so they are like diversified equity funds which would be investing in, Balanced Advantage is a hybrid fund. But I mean, if we talk about the multi-cap and the flexi-cap, they are diversified funds. Likewise, they would be investing in across sectors, companies of across sectors. So to say the budget, I mean, there were multiple sectors which are likely to benefit, and maybe in the short term. So I mean, the benefit actually takes time to come to the retail investor. But if we talk about sector-wise, probably consumption sector is something that may benefit because the middle income and because of the new tax regime and the new slab rate, we are likely to get more money in our hands and more money to spend, which will actually may benefit the consumption sector. But that said, while investing in mutual funds, the basic purpose is to have a diversified portfolio. So don't look for any particular sectoral fund or, which sector would, benefit. I mean, just go with the diversified strategy and pick up a flexi cap fund or multi cap fund, and that should be good enough. अगले कॉलर हैं फरीदाबाद से प्रेम पुजारी। स्वागत है आपका, सवाल पूछें। नमस्कार जी। नमस्कार सर, मैं दो फंड में, कोई भी फंड में 500 रुपये हर 5 साल के लिए लगाना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे क्या जानकारी कैसे लेनी पड़ेगी, कैसे करनी पड़ेगी, और जो म्यूचुअल फंड मैनेजर होते हैं वो कौन होते हैं, वो उनसे संपर्क कर सकते हैं कैसे, वो आप बता रहे हैं वो हमारे पास। देखिए, जैसे आप शुरुआत करना चाह रहे हैं, आपने पहले इन्वेस्ट नहीं किया है, तो आप अग्रेसिव हाइब्रिड फंड लीजिए। आप ICICI का प्रू का इक्विटी एंड डेट फंड ले सकते हैं, और मराए असेट का भी आप अग्रेसिव हाइब्रिड फंड ले सकते हैं। और इन्वेस्ट करने के लिए देखिए, जो फंड मैनेजर होते हैं ये लोग समय समय पे आपको डायरेक्टली इनको कांटेक्ट करने की आवश्यकता नहीं होती और वो संभव भी नहीं होता। आप फिलहाल ये कीजिए कि जो भी आपका नियरेस्ट बैंक हो या ऐसा कोई जगह हो, वहाँ पे आप एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को कांटेक्ट करके उनसे सहायता लीजिए। वो आपका पेपर वर्क करके निवेश कराना शुरू कर देंगे। बाकी रही बात की, जो फंड मैनेजर है वो समय समय पे अपनी कमेंट्रीज निकालते हैं। आपकी एक फंड की फैक्ट शीट आती है जो कि फंड हाउस की वेबसाइट पे आपको हर महीने मिलती है। उसमें आप देख के ये भी जान सकते हैं कि जो पैसा है, जो एक पोर्टफोलियो है इस फंड का, वो किस किस कंपनी के स्टॉक्स में लगा हुआ है। आइए अगली खबर पे नजर डालते हैं। इस वर्ष जनवरी में 1,95,000 करोड़ रुपए से अधिक का वस्तु और सेवा कर यानी GST संग्रह हुआ है। यह जनवरी 2024 की तुलना में 12.3% अधिक है। इस वर्ष जनवरी में केंद्रीय वस्तु और सेवा कर संग्रह 36,077 करोड़ रुपए और राज्य वस्तु और सेवा कर 44,942 करोड़ रुपए है। एकीकृत वस्तु और सेवा कर संग्रह की राशि 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक और उपकर 13,412 करोड़ रुपए है। GST संग्रह में सर्वाधिक वृद्धि 39% लद्दाख में दर्ज की गई। नागालैंड और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में GST संग्रह में 26% की वृद्धि देखी गई। Akar, you touched upon it briefly. The consumer has been given the biggest tax relief in the budget. There's going to be cash in hand, and this will not only help consumption but also savings. So what would you recommend to the people who are listening, that if they have some savings in their hand in the form of tax benefit, what should they do vis-a-vis the mutual funds? क्योंकि हम कहते हैं हमेशा कि जो सेविंग है सो इन्वेस्टमेंट है। Absolutely. So, firstly, I would say that, the main point to be cautious over here is that we are losing the tax benefit on the old investments, and like ELSS, PPF, and all those investments, the Section 80C benefit. So, firstly, if you're invested in them, just stay there. No need to, panic or, take out your money, because it's very well invested. And secondly, I would say that, for most of us, the major investments has always been the tax saving investments, but now we are not going to get any incentive for investing in all those things. So we need to be careful that we don't end up spending all our money
because otherwise at the end, we might be up for a trouble in the retirement, or say, at a later date, because if we, don't incentivize savings for tax reduction. Okay. Moving on, falling for the second straight week, global crude oil prices fall after initiation of tariff war between the US and Canada. Brent crude oil futures declined 2.1% this week to end at $76.76 a barrel. The US crude fell nearly 3% during the week to close at $72.53 a barrel. US President Donald Trump has imposed tariffs on imports from Mexico, Canada and China. President Trump signed 3 executive orders last night issuing tariffs on the US top 3 trading partners. One executive order places 25% tariff on goods from Mexico, while another installs 25% tariff on goods from Canada and a 10% tariff on Canadian energy sources. A third executive order levies an additional 10% tariffs on imports from China. In response to tariffs imposed by US, the Canadian Prime Minister Justin Trudeau has also announced 25% tariffs on $155 billion worth of American goods coming into the country. Earlier, Mexican President Claudia Sheinbaum also said that her country will retaliate against tariffs imposed by US President Donald Trump with its own set of tariffs and other countermeasures. अगले कॉलर हैं पुणे से हितेश। हितेश, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मेरे को ये पूछना था कि जैसे मैं लास्ट 2 ईयर से ABSL फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, आदित्य बिरला फ्लेक्सी कैप, बट अभी मेरा रिटर्न थोड़ा माइनस में है, तो मुझे इसमें कंटिन्यू करना चाहिए या जैसे जो अदर्स जो बताया जाता है जैसे HDFC या फिर फ्लेक्सी या फिर पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में जाना चाहिए? तो मुझे ये जस्ट पूछना था। देखिए, अभी आपने वहाँ पे निवेश करा हुआ है, आप अभी वहाँ पे बने रहिए। 2 साल एक थोड़ा सा छोटा पीरियड है और एकदम से वहाँ से मेरी सलाह नहीं रहेगी, आपको कैपिटल गेन्स भी हो जाएंगे। आप अभी उसमें निवेश अपना बनाए रखिए, जल्दबाजी मत करिए, अभी उसमें थोड़ा सा समय दीजिए। So, Akash, what are the basic principles crucial for long-term investment success, which are more important than market predictions? So firstly, it is that you have to be consistent, you have to be disciplined, and markets are unpredictable and volatile. So over the short term, there would be instances when markets would dip, and like we have been saying for the past 1 month or so after the highs of September. But these are the times when you have to hold yourself, and you don't have to panic, and you don't have to stop your SIPs, or you don't have to take your money out, because if you do so, one, you will be making your losses permanent. Second, if you are stopping your incremental SIPs, you are actually losing on the opportunity to buying cheap, because it is something like that the sale is going on when we Absolutely. go out for shopping. So if there is a sale that you're buying cheap, and right now if the market is going down, or whenever the market is going down, it's absolutely the same that there is a sale going on, so you should be buying. So I mean, these are the main 2 things. Second, it is that invest in the right asset class, don't invest in equity if it's for short term, and secondly, understand before investing in what kind of product you are investing, what are the risks involved. आकार मार्केट मंत्र बयान है और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Akar, for being with us. And before we close, the headlines once again. Domestic benchmark indices jump over 1.5% last week. Markets to focus on MPC meet and corporate earnings for Qs next week. GST collection rises 12.3% in January to 1.95 lakh crore rupees. And global crude oil prices decline over 2% this week. Brent falls below $77 a barrel. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra.